सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड ईयर का इग्नू का कोड है बीपीएससी 141, जो आपका गांधी और समसामयिक विश्व है, जिसके अंतर्गत आपका टोटल आपका 14 चैप्टर है। तो उन 14 चैप्टर के बारे में हम पर्टिकुलर एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से चैप्टर में आप कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर वो चैप्टर क्या किस टॉपिक्स पे बेस है, उसको हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि गांधी जी का जीवन कब हुआ, उनके जीवन के बारे में पूरा बचपन उनका पढ़ेंगे कि आपके गांधी जी का जो बोल सकते हैं कि किस तरीके से उनका बचपन गुजरा, कहां से उन्होंने अपना अध्यापन किया, और उनके माता पिता का नाम क्या था और उनका नाम क्या था, बचपन में उनकी माता उनका क्या नाम रख रखा था, और उन्होंने अपनी बोल सकते स्कूली शिक्षा या फिर बोल सकते युवा उनकी किस व्यक्ति से या फिर बोल सकते किस स्त्री से आपकी देखी जाती है कि उनकी शादी, ये सारी बातें कौन कौन सी व्यक्ति उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, तो उनके जीवन के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और काल यानी कि गांधी के काल की बात कर लेते हैं। अलग अलग काल में आपके गांधी जी का जीवन गुजरा है, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि भारत में आप पर्टिकुलर ये चैप्टर पढ़े। फर्स्ट चैप्टर में ये देखेंगे कि अलग अलग स्थितियों में उन्होंने, जैसे कि दक्षिणी अफ्रीका में किस प्रकार से उनका जो समय बीता, अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने किस प्रकार से अपने अध्यापन का वैसा मोर्चा देख सकते हैं। तो ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर का नाम है गांधी की आधुनिक सभ्यता। स्टूडेंट, आपका देखा जाता है ये चैप्टर का नाम है वो आपका देखा जाता है वैकल्पिक आधुनिक अवधारणाएं और आधुनिक अवधारणाएं। स्टूडेंट, आप पर्टिकुलर इन चैप्टर में ये देखेंगे कि जो आपके गांधी जी है, उनके जो काल की बात कर ली जाए तो उनके काल में जो अवधारणाएं प्रस्तुत हुई है उनके जीवन समय में, उनके उस स्थिति में, तो उन्होंने किस प्रकार से उनकी जो सभ्यता है, उनके जो बोल सकते हो कि उनका जो सभ्यता मानने का एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आधुनिक अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए लोगों के सामने या फिर बोल सकते हो भारत वर्ष के सामने या फिर विश्व के सामने भी उन्होंने अपनी अवधारणाएं को किस प्रकार से प्रस्तुत किया। तो ये आप अलग अलग अवधारणाएं पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 में। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 का आपका नाम है गांधी विकास समीक्षा। गांधी विकास समीक्षा। स्टूडेंट, बात कर लेते हैं यहाँ पे ये देखेंगे कि जो गांधी जी का आपका जीवन काल रहा है, तो उन्होंने किस प्रकार से अपनी अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए अपना एक बोल सकते हो कि अपने भारतवर्ष की विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और समीक्षा की बात कर लेते हैं तो जैसे कि आपको भी पता है, स्वराज आंदोलन हुआ, आपके असहयोग आंदोलन हुआ, नमक आंदोलन हुआ, और जिस तरीके से चंपारण ये इस तरीके से नील आंदोलन, इन सारी आंदोलनों के बारे में आप इनके समीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि गांधी जी ने किस प्रकार इन सभी मतलब आंदोलन का इन्होंने मोर्चा संभाला और अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हुए भारत की बोल सकते हो स्वराज दिलाने या स्वदेशी भारत व्यवस्था को अपनाने में उन्होंने किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, वो आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में आपका स्वराज है। स्टूडेंट, तो इसमें यह पढ़ेंगे कि स्वराज का मतलब क्या होता है और स्वराज किन रूपों में देखने को मिला। तो पर्टिकुलर बता देता है स्वराज मतलब यानी कि स्वयं का राज, यानी कि गांधी जी को आपको भी पता है कि हमारा ब्रिटिश सरकार का गुलाम था भारत। जिस स्थिति में हमारा खुद का राज ना होकर ब्रिटिश सरकार का राज था, उनके द्वारा ही नीतियों को लागू किया जाता था, उनके द्वारा ही टैक्सेस और कर लगाए जाते थे। उस स्थिति में हमारा बोल सकते हैं कि भूमि का नाम मात्र का एक तुच्छ
प्राणी के रूप में हो गया था या कीड़े मकोड़े के रूप में हमें जिस प्रकार से अंग्रेजी व्यवस्था में समझ रहा था, तो उस स्थिति में गांधी जी का विचार था कि हमारा खुद का, हमारे जो देश है उस पर हमारा खुद का राज हो, हमारा खुद का अधिकार हो, तो वह आपका स्वराज कहलाता है। और इस स्थिति में स्वराज का मतलब यहाँ पे अलग अलग पहलुओं के रूप में हो, यानी कि आर्थिक स्वराज, सामाजिक स्वराज, राजनीतिक स्वराज, इन सभी स्वराजों के बारे में आप पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आप टोटली खुद के राज या फिर बोल सकते हैं भारतवर्ष के राज की बात की गई है, वो आपका स्वराज कहलाता है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 का आपका नाम है स्वदेशी। स्वदेशी की बात कर लेते हैं, यानी कि स्व और देशी, इट मीन्स कि हमारा स्वयं का, हमारा खुद का। यानी कि जैसे कि आपको भी पता है कि हमारे भारत में जिस प्रकार से हमारे अंग्रेजी कंपनी हमारे पे शासन कर रही थी, तो हमारे कच्चे माल का उपयोग करके और हम उन तैयार माल हमें ही महंगे दामों में बेच रही थी। तो उस स्थिति में आपका देखा जाता है तो महात्मा गांधी के द्वारा ये व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा स्वदेशी व्यवस्था को अपनाया गया। इट मीन्स कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो जो भी वस्तुएं या फिर जो भी सामान तैयार हो रहे हैं, हम उन्हीं का उपयोग करें, ना कि अंग्रेजों द्वारा या फिर बोल सकते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बनाया जा रहा था उन वस्तुओं का ना उपयोग करके हम खुद के अपने अपने देश में बनाए गए वस्तुओं का उपयोग करें, जिसमें आपका बोल सकते हैं कि स्वदेशी व्यवस्था को अपनाया गया। तो उस स्थिति में आप चैप्टर नंबर 5 में स्वदेशी के साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि स्वदेशी से हमारा एक राजनीति व्यवस्था भी है, आर्थिक व्यवस्था समाज में, और हमारे जो सामाजिकरण की जो व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आप ये देखेंगे कि अलग अलग देशों में, अलग अलग राजनीति में हमारा खुद का स्वदेश यानी कि खुद की हमारी राजनीति व्यवस्था हो, तो वो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 का आपका नाम है सत्याग्रह। आपको भी पता है कि फ्रेंड्स सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। सत्याग्रह आंदोलन किस लिए हुआ था, तो आप पूर्ण रूप से सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि सत्याग्रह आंदोलन किन रूपों में और किस तरीके से हुआ था, उसके बारे में पूर्ण रूप से आप चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अपने सत्याग्रह, इट मीन्स कि हमारा खुद का, जैसे कि हमारा आप देख सकते हैं कि आप इसमें पर्टिकुलर हमारा देश, हमारा जो भारत है उसके बारे में जिक्र करते हुए बताया जाएगा कि जो हमारे स्वराज है और स्वदेशी है, उनके बाद हमारा सत्याग्रह आंदोलन जो पूर्ण रूप से कराया गया कि हमारा बोल सकते हैं कि हमारे भारत पर जिस प्रकार से अंग्रेजी व्यवस्था का शासन था उसको समाप्त करने के लिए हमारे अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से सत्याग्रह आंदोलन के बारे में भी आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे कि सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ और किन रूपों में इसको अपनाया गया था। अब उसके बाद आप कहा जाता है फ्रेंड्स आपका चैप्टर नंबर 7 है। तो चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 का आपका नाम है न्याय। न्याय, तो आप इसमें यह पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 7 है न्याय। तो न्याय की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें यह देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से आपका बोल सकते हैं कि दो गुट थे, एक तो आपका हिंसात्मक था और एक अहिंसात्मक था। अहिंसात्मक रूप में देखा जाता है तो गांधी जी को नाम लिया जाता है, और हिंसात्मक यानी कि जैसे बोल सकते हो कि जैसे गरम दल और आपका नर्म दल के रूप में देखा जाता था। तो उस स्थिति में न्याय व्यवस्था में यह देखने को मिला कि हम अपने न्याय व्यवस्था को पाने के लिए हम अपने अधिकारों का मांग करते हुए अपने किस प्रकार से हमारा जो व्यवस्था है अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर हमने अपना बोल सकते धावा बोला। उस स्थिति में अलग अलग बोल सकते हैं कि दिग्ध जो आपके महावीर हुए, जो हमारे बोल सकते हो कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हुए, जिन्होंने हमें न्यायिक व्यवस्था या फिर हमारे देश को आजाद करने के लिए, स्वराज या फिर हमारे देश को एक स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने किस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था को अपनाया, तो आप चैप्टर नंबर 7 में ये पढ़ेंगे। अब चैप्टर नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 है आपका गैर हिंसात्मक आंदोलन। स्टूडेंट तो इसमें आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, तो चैप्टर नंबर 8 में आप बोल देंगे कि आपका जो चैप्टर नंबर 8 का नाम है गैर हिंसात्मक आंदोलन। इट मीन्स कि आपने देखा कि आपको भी पता है कि आपका जो है महात्मा गांधी के द्वारा अहिंसा के मार्गों पर चला गया, लेकिन आपका एंड वक्त ऐसा आता है कि जिसमें आप चैप्टर नंबर 8 में ये पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर बोल सकते स्वतंत्रता प्राप्त करने का मतलब प्रयास किया,
तो उनका जो ये सपना था अपूर्ण होते हुए नजर आ रहा था, तो जिसके कारण धीरे धीरे अब क्या है कि यहाँ पे अहिंसा का भी रूप आता है और हिंसा का भी रूप आता है। तो यहाँ पे गैर हिंसात्मक आंदोलन, इट मीन्स कि वो आंदोलन का जिक्र आप देखा ही जाएगा कि जिसमें हिंसा का रूप ना हो। तो आप चैप्टर नंबर 8 में यही पढ़ेंगे कि जिनके पूर्ण रूप से आपका हिंसात्मक आंदोलन ना हो। जैसे कि आपको भी पता है कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे ये वीर जो बोल सकते हैं कि हमारे सुपुत्र हुए भारत के, उन्होंने किस प्रकार से हिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया और अपने बोल सकते हैं मृत्यु पे भी अपने आंच आते हुए भी जिस तरीके से वो घबराए नहीं और हमारे भारत माता के लिए शहीद हो गए, उस स्थिति में हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे आंदोलन के जिक्र आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे जो गैर हिंसात्मक थे। तो अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो चैप्टर नंबर 9 आपका है शांति आंदोलन। शांति आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो शांति आंदोलन क्यों कब शुरू हुआ और किस रूप में हुआ और कहां से शुरू होते हुए कहां तक ये व्यवस्था को अपनाया गया, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे कि शांति आंदोलन की महत्वता क्या थी, शांति आंदोलन के होने के फायदे और नुकसान क्या थे। तो पर्टिकुलर हम चैप्टर नंबर 9 में यही पढ़ेंगे कि शांति आंदोलन कहां से कहां शुरू हुआ। तो इसमें कोई ज्यादा बताने की बात नहीं है फ्रेंड्स, तो ये तो आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ लेंगे। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर नंबर 10 है आपका महिलाओं का आंदोलन, महिलाओं आंदोलन। स्टूडेंट, तो इसमें ये आ जाता है, दो रूप आ जाता है जो महिला आंदोलन है, जिस रूप में हम ये देखेंगे चैप्टर नंबर 10 में ये देखेंगे महिलाओं ने किस प्रकार से अपने अधिकारों के लिए भी मांग करना शुरू कर दिया था और महिलाओं ने भी किस प्रकार से, जैसे कि आपको भी पता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है तो उन्होंने भी, जो हमारे स्त्रियां भी जैसे कि आपकी झांसी की रानी हुई, अलग अलग जो हमारे बोल सकते हो कि महिलाएं भी फ्रीडम फाइटर्स रह चुकी हमारे भारत वर्ष में। जिस तरीके से झांसी की रानी भी हमारे बोल सकते हो कि एक बोल सकते हो महिला होते हुए भी उन्होंने किस प्रकार से एक पुरुष के बराबर उन्होंने अपनी क्षमता को दिखाते हुए आंदोलन के रूप में अंग्रेजी शासन व्यवस्था के विरुद्ध किया। और महिला आंदोलन में हम ये भी पढ़ेंगे कि महिलाओं ने किस प्रकार से अपने अधिकारों की, अपनी स्वतंत्रता की, अपने स्थिति की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़े। उस व्यवस्था के बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। अब चैप्टर नंबर 11 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 है आपका पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन आपका ये देखने को मिलता है फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पर्यावरण पर दुष्प्रभाव या फिर बोल सकते हो पर्यावरण का नुकसान होने के कारण पूरे विश्व में ये आंदोलन के रूप में छिड़ गया है कि जो हमारा पर्यावरण है दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा है, दिन प्रतिदिन उस पर हानि पहुंच रहा है। तो उस स्थिति में हमारा देखा जाता है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आंदोलन के रूप में आपका विश्व स्तर पर देखने को मिलता है। तो आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका सतत विकास पर ध्यान देने की बात आ जाती है, आपका रियो सम्मेलन जो होता है 1992 में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सारे आपके पर्यावरण आंदोलन के रूप में बात हो जाती है। तो आप बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12 की। तो चैप्टर नंबर 12 है आपका सामाजिक सद्भाव। फ्रेंड्स, तो इसमें आप चैप्टर नंबर 12 में ये पढ़ेंगे कि जो हमारा समाज है, समाज के प्रति हमारा किस प्रकार से स्वभाव होना चाहिए, सद्भाव जो है आप किस प्रकार से होना चाहिए, समाज के प्रति आपके जो दायित्व है वो किस प्रकार से होने चाहिए, समाज के लिए आपका जो कर्तव्य है वो कैसे होनी चाहिए। और उस स्थिति में आप ये देखेंगे कि जो समाज है, समाज में निवास कर रहे हैं तो आप निवास करने के साथ साथ अपनी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से अपने आप में विकसित हो सकते हैं। तो ये आपका सामाजिक सद्भाव है जो कि आपको एक जो मनुष्य है दूसरे मनुष्य के साथ किस प्रकार से मित्रता को बनाए रखते हुए आगे बात चलने की चर्चा करता है या फिर अपना विकास करने की चर्चा करता है। अब आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 13 है जो शिक्षा इट मींस की एजुकेशन, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जिस प्रकार से आपका विश्व धीरे धीरे प्रगति के विकास पर बढ़ता गया तो उसका जो महत्वपूर्ण कारण था वो शिक्षा था। शिक्षा धीरे धीरे जिस प्रकार से भारत में फैलते हुए नजर आई, महात्मा गांधी के द्वारा किस प्रकार से
वो शिक्षा को लेके आगे बढ़ाया गया और उस स्थिति में शिक्षा के लिए किस प्रकार से अलग-अलग कॉलेजों का निर्माण किया गया अंग्रेजी शासन व्यवस्था में ही, और अंग्रेजी शासन व्यवस्था का शिक्षा के लिए किस प्रकार से भारतवर्ष को प्रेरित किया गया अंग्रेजी सीखने के लिए, किस प्रकार से, ये बात आप चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे कि आपका शिक्षा किस प्रकार से धीरे-धीरे आपका देखा जाता है अंग्रेजी शासन व्यवस्था के द्वारा ही बढ़ाया जाता है। अब आपका जो लास्ट चैप्टर है सदाचार और नैतिकता। स्टूडेंट, बात कर लेते हैं सदाचार। सदाचार का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे जो विचार होते हैं दूसरे के प्रति वो किस तरीके से होते हैं, और उनके जो विचार हैं उनके बोलने का, उनका जो लैंग्वेज है कैसा होता है। तो ये चैप्टर नंबर आप 14 में पढ़ेंगे कि सदाचार से हमारा मतलब क्या और नैतिकता। तो इसमें आप ये पढ़ेंगे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ किस प्रकार से अपना व्यवहारिक व्यवस्था अपनाता है या फिर रवैया अपनाता है, अपना बिहेवियर, अपना थिंकिंग, किस प्रकार से वो दूसरे को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। और नैतिकता यानी कि बुजुर्गों को किस प्रकार से वो रिस्पेक्ट देता है, दूसरे के प्रति उसका क्या आदर सम्मान की भावना होती है, उसके विचारों, उसके अधिकारों की सम्मान करता है। ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे कि सदाचार और आपके नैतिकता में ये सारे बोल सकते हैं कि एक जो मनुष्य होता है उसके लिए एक बोल सकते हैं कि मोरालिटी जो ड्यूटी होती है कि उसे मोरल एजुकेशन, जैसे कि आपको बोल सकते हो कि सदाचार की भावना उसे पता होनी चाहिए, किस प्रकार से हम अपने बड़ों से बात करना चाहिए, किस प्रकार से छोटों से बात करना चाहिए। तो ये आप पर्टिकुलर 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, तो ये थे आपके बीपीएससी 1 जो कि आपका थर्ड ईयर का ये कोड था, जिसमें आपके 14 चैप्टर्स थे। तो उन 14 चैप्टर्स का हमने कवर किए कि आप पर्टिकुलर कौन से चैप्टर में किस तरीके के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारे चैप्टर्स कवर हो चुके होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।